नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का कुशाग्र चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें ऋग्वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार को देखना है और हमें यहाँ ये देखना है कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सी नदियों का वर्णन हुआ है, कौन कौन से पर्वत है ना, और इनका विस्तार कहाँ तक हुआ है। सतसंदो प्रदेश को भी आज हम यहाँ स्पष्ट रूप से इसको समझेंगे। तो पहले तो हम ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के जो आर्य थे उनका जीवन क्या था उस पर कुछ दो चार बेसिक बात करते हुए हम इसका भौगोलिक विस्तार को समझेंगे। ठीक, क्योंकि आपको याद हो वैदिक काल को हम दो कालों में पढ़ रहे हैं। हम वैदिक काल को दो कालखंडों में उसको पढ़ रहे हैं। एक हम पढ़ रहे हैं पूर्व वैदिक काल और एक को हम पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल के रूप में। तो पहले हम ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल को हम क्या करेंगे, इसका विस्तार, इसका सामाजिक आर्थिक इन सबको पढ़ेंगे और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको ही उत्तर वैदिक काल को भी हम क्या करेंगे, उसको पूरा पढ़ेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आप इसको, ऋग्वैदिक काल का जो एक समय है वो हम मानते हैं 1500 BC से लेके आपके 1000 BC के मध्य। ठीक, और जो ऋग्वैदिक काल के आर्य थे उनका जीवन कैसा था उसको भी आप यहाँ थोड़ा सा जानें। तो ये लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे और इनका प्रमुख व्यवसाय या प्रमुख मुख्य व्यवसाय इनका पशुपालन था और गौण व्यवसाय इनका कृषि था। लोहे से अनभिज्ञ थे और इनका जो क्षेत्र है वो आपका सतसंदो प्रदेश है और इससे आप कंपेयर कर लेंगे तो आपका उत्तर वैदिक काल भी क्लियर हो जाएगा। यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कई बार मेंस में अंतर आता है, उसमें पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को आप समझाइए। तो आप क्या लिखेंगे कि ये घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, ये प्रमुख व्यवसाय कृषि करते हैं, गौण पशुपालन करते हैं, लोहे से अनभिज्ञ थे और इनका जो क्षेत्र था वो सतसंदो प्रदेश था। इसके उस साइड लिखेंगे आप तो उनका जीवन स्थायी होता है, कृषि मुख्य व्यवसाय हो जाता है, पशुपालन गौण हो जाता है, लोहे से परिचित होते हैं। उनका क्षेत्र जो है वो अब सतसंदो क्षेत्र से आगे निकलकर गंडक नदी तक पहुंच जाता है। ठीक, तो अब हम इसको देखते हैं। क्या लिखेंगे, यह लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। तो आप इसके बारे में कभी अलग से भी पूछने आए तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी और आप इसके बारे में जानेंगे। तो क्या लिखोगे आप, यह लोग घुमक्कड़ यानी क्योंकि पशुपालन का मुख्य व्यवसाय इसलिए एक जगह से आगे बढ़कर दूसरी जगह ये पहुंच जाते थे, इसलिए इसको घुमक्कड़ स्वभाव बोला जाता है। घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। ठीक, और क्या, क्योंकि अब हम ऋग्वैदिक काल को ही पढ़ रहे हैं यानी हम 1500 से 1000 BC के समय को ही यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, और क्या है इनके बारे में, यहाँ के जो आर्य हैं तो इनके बारे में अगला लिखेंगे, इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था या इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य व्यवसाय। तो लिखेंगे इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, ये भी तो जानना होगा कि इनका क्या मुख्य आधार है। तो मुख्य आधार क्या है, इनका पशुपालन है, पशुपालन था। ठीक, और देखें आप तीसरा, जबकि गौण व्यवसाय के रूप में यानी सेकेंडरी इनका जो भी, जबकि गौण व्यवसाय कृषि था। ठीक, और चाहो तो इनके बारे में एक चीज और लिख सकते हैं, लोहे से आप परिचित थे, ये भी एक अंतर में ही जानते हैं आप इनको। और विस्तार को भी तो हम पढ़ेंगे, फिर भी इनका विस्तार आप जानें तो सतसंदो प्रदेश तक था। ये कुछ इनके बारे में आपको बेसिक चीजें जानना होंगी। और अगली आप सब हेडिंग डालेंगे भौगोलिक विस्तार, यानी ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था, इसको हम एक मानचित्र में समझने का प्रयास करेंगे। तो अगली आप हेडिंग क्या रखेंगे, भौगोलिक विस्तार, इसका ऋग्वैदिक काल का, जिसका समय 1500 से 1000 BC के मध्य माना जाता है।
देखिए क्या लिखेंगे आप, भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार, इसको यही लिख लें आप, 1500 से 1000 BC के मध्य। ठीक, अब आप देखें इसका भौगोलिक विस्तार। ठीक, ये हुआ एक भारत का मानचित्र, और हमें इसमें वो क्षेत्र देखना है जिसमें ऋग्वैदिक काल आर्य निवास करते थे। तो शुरुआत में अब देखें हैं, देखो आप भारत को मानचित्र को समझें, ये आपकी काराकोरम श्रेणी, 3 श्रेणियां यहाँ हैं, उसको भी आप देखें, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और आपकी जस्कर श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर श्रेणी। ठीक, और यहाँ आप देखें तिब्बत के पठार के पास यहाँ 2 चीजें आपको देखना है, एक देखना है राकसताल, आपको 2 चीजें यहाँ देखना है, आप देखें यहाँ, तो ये क्या है, ये आपकी जगह है राकसताल, जहाँ से सतलज नदी का उद्गम हुआ है। हम आपको वो 7 नदियाँ गिना रहे हैं जहाँ इनका आर्यों का क्या था, सतसंधव प्रदेश कहलाता जाता है। ठीक है, तो आर्यों का निवास सतसंधव प्रदेश माना जाता है, उसको हम यहाँ, पहले तो आप इसको लिख लें, भौगोलिक विस्तार कहाँ है इनका, तो लिखेंगे आप ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान शतसेंधव प्रदेश माना जाता है। अब वो सतसंधव प्रदेश कौन सा, उसको ही हम यहाँ आपको मानचित्र में क्या करना चाह रहे हैं, स्पष्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ मैंने क्या बताया आपको, यहाँ आप राकसताल है, जहाँ से आपका राकसताल झील है, यहाँ से आपकी सतलज नदी निकलती है, और ये आपका हो गया क्या, यहाँ हम दर्रा है आपका, जिसको हम HP लिख दे रहे हैं, HP यानी हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो पहले आप राकसताल देख लें, ये आपका हो गया मानसरोवर, तिब्बत के पठार में है, लिखेंगे तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील से एक, चाहो तो आप उसको लिख लें, सिंधु नदी का उद्गम एक जलधारा के द्वारा होता है, उसका नाम है झील से सिन का बाब, जलधारा से हुआ है, जलधारा से हुआ है। ठीक, तो ये सिंधु नदी आपकी है, और काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच से ये बहती हुई आपकी हिंदू कुश पर्वत से क्या होती है, टर्न लेती हुई आपके यहाँ निकल जाती है। तो ये कौन सी रिवर हो गई आपकी, सिंधु रिवर। और ये हम कहाँ क्या पढ़ रहे हैं, ये हम ऋग्वैदिक काल का क्षेत्र देख रहे हैं। सिंधु नदी कौन है, ये आपकी जो ये निकल के आई है तिब्बत के पठार से। ठीक, और 7 नदियों की बात की जाए तो यहाँ जम्मू है आपका, देखा जाए जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र है, यहाँ एक जगह है आपका वेरीनाग, तो वेरीनाग झील से आपकी झेलम नदी भी क्या हुई है, निकली है। तो यहाँ से झेलम नदी निकली है। ठीक है, यहाँ से क्या हुई है, आपकी झेलम नदी आई है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, झेलम। ठीक, और यही आप चाहो तो लिख लो वेरीनाग झील। और झेलम के बाद आपको ध्यान रखना है, जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है, और यहाँ वेरीनाग, ठीक है, झील से इसका उद्गम स्रोत है आपके झेलम का। तो आपकी ये 2 रिवर हो गई हैं। इसके बाद झेलम के बाद हम नीचे कौन सी रिवर देखेंगे, हम देखेंगे आपकी चिनाब और रावी। चिनाब, ये चिनाब हुई,
और यहीं से आपकी रावी हुई। तो झेलम, झेलम के बाद आप चिनाब, चिनाब के बाद आपका रावी। तो ये हिमाचल प्रदेश के एक दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा के समीप से निकली है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो हिमाचल प्रदेश के बारालाचाल दर्रे से ये निकली है। ठीक, तो ये हो गया आपका रावी। इसके बाद रावी के बाद कौन सी है? व्यास। व्यास भी आपकी यहीं से, रावी भी आपकी यहीं से। ठीक, तो चिनाब हो गई और ये आपकी झेलम जा ही रही है और ये आपकी रावी भी इसमें मिल गई है। यहाँ आप देखोगे व्यास को, और व्यास नदी जो एकमात्र ही नदी है जो आपकी पाकिस्तान नहीं जाती है, तो ये हो गई आपकी व्यास। और ये कौन सी चली आ रही है? ये है आपकी सतलज नदी जो कि राकास तल से निकली है। ठीक है, और आपकी ये जो रिवर है ये आपकी यहाँ मिल रही है, इस नदी का नाम है सतलज। ठीक है, और ब्यास नदी पाकिस्तान नहीं जाती है, वो यही मिल जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाद में ये सभी नदी आपकी जाके एक जगह मिलती है, उसका नाम है पठानकोट। पठानकोट, जहाँ ये आपकी पांचों नदियाँ आके मिलती है, उस जगह का नाम है पठानकोट। पठानकोट। ठीक, ये आपकी यहाँ से मिल रही है। कुल मिला के आप इसको और एटलस में इसको और स्पष्ट रूप से आप समझने का प्रयास करें। हमारा उद्देश्य केवल आपको ये एक आइडिया देना था कि ये नदियाँ किस तरीके से सतसंधव प्रदेश का निर्माण करती हैं। सबसे ऊपर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये सिंधु हुई है जो कि तिब्बत के पठार मानसरोवर झील से सिनका बाबा जलधेरा से निकली है, और ये काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच से हिंदू कुश पर्वत से आपका मोड़ लेके निकली है। तो ये क्षेत्र आप देख रहे हो। ठीक है, इसके बाद एक रिवर जो आपकी यहाँ है, ये हो गई आपकी सरस्वती रिवर। ठीक है, और यमुना जो निकली है मूर्ति से, वो आपकी ये हो गई। ठीक है, यमुना। तो ये जो इसका पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी यूपी का हिस्सा कह लो आप, ये जो क्षेत्र है यही क्या है आपका, और यहाँ अरावली रेंज, अरावली ये आपकी रेंज हो गई। तो जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे यही उनका क्षेत्र है, यानी इसके ये वाला जो एरिया है। तो भारत में ये हो गया। अब प्रश्न आता है कई बार भारत से बाहर कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो देखिए आप, पाकिस्तान तो हो ही रहा है, अफगानिस्तान भी हो रहा है, और एक देश तुर्कमेनिस्तान की सीमा भी इसकी लगती है। तो वो हमें भी पहले तो आप इसको इतना जान लें कि ये क्षेत्र है, यानी जो यमुना नदी है इसका पश्चिमी वाला भाग, और सरस्वती यहाँ आपका अरावली रेंज, ये जो सब एरिया है यहाँ शुरुआत में ही आपके ऋग्वैदिक कालीन आर्य निवास करते थे। यही कहलाता है सतसैंधव प्रदेश। 5 नदी ये हो गई, छठी ये हो गई, सरस्वती मिला के 7 नदियाँ हो गई। इसी को बोला जाता है सतसैंधव प्रदेश। तो जो शुरुआती आर्य थे वो इसी क्षेत्र में निवास करते थे। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे? हम आपको बताएंगे कि भारत से बाहर कौन कौन से देश सतसैंधव प्रदेश के अंतर्गत आते थे। तो आप उसको पहले आप इसका स्क्रीनशॉट रख लें। तो आपको पहले ये चित्र क्लियर हो गया। अभी यहाँ नहीं आए, यमुना गंगा तो आप पर नहीं पहुंचे हैं, ना विंध्याचल रेंज पर पहुंचेंगे, वो पहुंचेंगे उत्तर वैदिक काल के लोग। अभी तो ऋग्वैदिक कालीन लोग जो है यमुना के पश्चिमी तक पहुंच रहे हैं, नीचे देखा जाए तो अरावली श्रेणी तक, और यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर तुर्कमेनिस्तान का थोड़ा हिस्सा छुलता है। ठीक, ये आपका हो गया इनका भौगोलिक विस्तार। मानचित्र से आप थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाता है, एग्जैक्ट तो आप खुद प्रयास करें एटलस में बनाने का। हमें तो आपको ये 7 नदियों का एक यहाँ क्या बताया है। अब आप देखना है भारत के अलावा किन देशों में इनका क्षेत्रफल फैला था। तो इसी तरीके से हेडिंग लिखेंगे, भारत के अलावा, भारत के अलावा 3 देश और हैं। तो कौन से वो 3 देश हैं, इसको हम एक
इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ये तो आप यहाँ लिख ही लीजिए, 1500 से 1000 BC का ही मध्य है इनका। तो आप इसको इस तरीके से देखिए, उत्तर में इस तरीके से देखें आप, ऊपर तक कहाँ तक जा रहा है, ऋग्वैदिक आर्यों को तुर्कमेनिस्तान तक जा रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान तक ये लोग जा रहे हैं, ठीक। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ पाकिस्तान भी आ रहा है, और यहाँ देखा जाए तो अफगानिस्तान भी आ रहा है, अफगानिस्तान। तो भारत के अलावा यदि इनका क्षेत्र जो देखा जाए कहाँ तक फैला है, तो 3 देशों में देखने को मिल रहा है आपको, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और भारत, अफगानिस्तान। तो भारत के बाहर तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक इनका क्षेत्र फैला हुआ है। और पश्चिम में कहाँ तक जा रहा है, अभी हमने आपको ही बताया है, पश्चिमी यूपी तक जाता है, पश्चिमी यूपी तक, माने यमुना के पीछे पीछे तक। और नीचे कहाँ तक आता है, तो नीचे आपको पता है अरावली तक आता है, अरावली तक आता है। और अरावली तक आने का मतलब सरस्वती नदी तक, ठीक। ये इनका क्षेत्र था, इनका ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का। अब ये तो हो गया भारत के अलावा 3 देश, कौन से, तो 1 2 3 देश हो गए। अब भारत में कौन कौन से राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, प्रश्न ये भी बन जाता है, तो वो भी आप हेडिंग डाल के ही लिखेंगे। क्या लिखोगे आप, भारत में किन राज्यों में विस्तार है, भारत में किन राज्यों में, भारत में किन राज्यों में विस्तार है। ठीक है, तो अब देखें भारत में कौन कौन से राज्य इसमें पड़ रहे हैं। तो देखें आप, जम्मू, ऊपर से देखें आप तो जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब है, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, हरियाणा, दिल्ली, ये सब आ रहा है, उसके नहीं आए रेंज में। इसके बाद गुजरात की, ठीक। और यूपी में कौन सा हिस्सा देखा जा रहा है, यूपी में पश्चिमी हिस्सा देखा जा रहा है। और राजस्थान का भी देखा जाए तो उत्तरी राजस्थान, सरस्वती नदी तक उत्तरी राजस्थान, और पश्चिमी यूपी यानी यमुना नदी। तो ये राज्य क्या आ रहे हैं, इसके अंतर्गत आ रहे हैं। मतलब प्रश्न आपको तीनों तरीके से ध्यान रखना है कि भारत में किन किन राज्यों तक विस्तार है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी यूपी तक इसका विस्तार है, यदि राज्यों के दृष्टिकोण से पूछा जाए। और भारत के अलावा देश पूछा जाए, अन्य देश, तो देश भी आपके 3 हमने बोर्ड पर लिख दिए हैं। अब हमें क्या देखना है, इसके बाद ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियां देखना है। तो आपको पता है 10वें मंडल में हमें 25 नदियों के बारे में जानकारी मिलती है, तो हम कुछ प्रमुख नदियों को यहाँ डिस्कस करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है कि इसका प्राचीन नाम क्या था, ये भी आपसे पूछा, कौन सी सबसे पवित्र नदी थी, या किस नदी का बार बार जिक्र आया है, ठीक है ना, नदीतमा किसे कहा जाता है, ठीक है, ये पूछा जाता है। तो हम इसी को सब आपको कराए दे रहे हैं। क्या लिखोगे आप, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, अगली हेडिंग का लिखेंगे ऋग्वैदिक काल की नदियाँ, इसको आप लिख लें। ऋग्वैदिक काल की नदियाँ, अभी हमने आपको मानचित्र में भी नदियाँ काफी स्पष्ट कर दी है, अब और देखते हैं। तो लिखेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त विद्यमान है। क्या लिखेंगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त विद्यमान है, विद्यमान थे, जिनमें 25 नदियों का उल्लेख है। ठीक, अब हम कुछ प्रमुख नदियां देखेंगे और उनके प्राचीनतम नाम देखेंगे।
तो हम इसको रब करके एक आपको दो पार्टों में लिखाते हैं, प्रमुख नदियां और उसके प्राचीन नाम। क्या लिखोगे आप? इस तरीके से बनाओ पहले इसको, और इस साइड लिखें आप प्रमुख नदियां, या प्रमुख नदियां, और यहां लिखेंगे प्राचीन नाम, जो कि आपसे एग्जामों में प्रश्न के रूप से बनते हैं। प्राचीन नाम, पहले तो आप सिंधु ही लिख लें, सिंधु को भी अन्य नाम है, उसको हमें वो डिटेल में देखेंगे, पहले आप सिंधु लिख लें। ऐसे सिंधु को प्राचीन नाम भी सिंधु ही था, सिंधु, और यहां भी क्या लिखेंगे आप? सिंधु। ठीक। दूसरी कौन सी नदी है? सरस्वती। तो सरस्वती का भी प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती है। दो में तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तीसरी आप देखेंगे झेलम, तीसरी क्या देखेंगे आप? झेलम, जैसे वितस्ता बोला जाता है, झेलम। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। झेलम के बाद कौन सी आती है? क्रम में भी आप ध्यान रखेंगे तो आपको चिनाब, चिनाब। चिनाब को किस नाम से जाना जाता है? चिनाब को जाना जाता है अस्कनी, अस्कनी। ये हो गई आपकी चिनाब। कुछ प्रमुख नदियां हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। चिनाब के बाद क्या देखोगे आप? चिनाब के बाद देखोगे आप रावी। रावी को बोला जाता है परशुणी, रावी, और यहां लिखेंगे आप पुरुषणी, पुरुषणी। ठीक, रावी हो गया। और कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है आपकी? तो रावी के पास व्यास, और व्यास को बिपाशा, व्यास और बिपाशा, बिपाशा पशु मत लिख लेना, बिपाशा। ठीक। सातवां देखें आप, व्यास के बाद क्या हो? सतलज, सतलज। सतलज को क्या बोला जाता है? सुतुदी, सतुदी। ये हो गई आपकी सतलज। सतलज के बाद गंडक, जिसको सदानीरा बोलेंगे, नर्मदा जिसको रेवोत्रा बोलेंगे। तो आप लिख लें यहाँ आठवीं गंडक। गंडक में क्या लिखोगे आप? सदानीरा। और नौवीं लिख लें आप नर्मदा। यही कुछ फेमस जो है आपको रिवर ध्यान रखना है। नर्मदा को रेवोत्रा, अभी हम एमपी की क्लास पढ़ाएंगे तो वहाँ भी नर्मदा के बारे में काफ़ी लंबी क्लासेस होंगी। ठीक, ये हो गई कुछ प्रमुख नदियाँ जो आपसे एग्जाम में जानी जाती है। अब हम कुछ, जैसे सिंधु नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक बार किस नदी का नाम आया है, या सबसे प्रमुख नदी की बात आएगी तो कौन सा टिक लगोगे आप? सिंधु नदी को टिक करोगे। सिंधु नदी को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, उसको भी हम यहाँ देखेंगे। और दूसरी प्रमुख नदी कौन सी? सरस्वती। सरस्वती को किन किन नामों से जाना जाता है उनको भी हम यहाँ देखेंगे। ठीक, अब लिखें थोड़ा जो कुछ फेमस रिवर हैं जिनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जामों के, क्योंकि हम जो भी पढ़ा रहे हैं आपको एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं। तो क्या लिखोगे आप? सिंधु, या सिंधु ना लिखे आप कुछ फैक्ट लिखें, जैसे इस तरीके से इस काल में सर्वप्रमुख नदी, क्या लिखोगे आप? इस काल की, इस काल की सर्वप्रमुख, सर्वप्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु। और इसके बारे में एक तथ्य और जाने आप, सर्वप्रमुख नदी है और सर्वाधिक बार उल्लेख है। तो आप इसको ओब्लिक लगा के लिख लें, सर्वाधिक, सर्वाधिक बार उल्लेख। सर्वाधिक बार उल्लेख भी किसका हुआ है? सिंधु का हुआ है। अब सिंधु के बारे में कुछ और देखना है कि इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो लिखेंगे आप यहाँ इसको आर्थिक महत्व, अन्य नाम जो कि जाना जाता है। तो अन्य नाम में लिखेंगे आप हिरण्यनीय। और इसको इस नाम से क्यों जाना जाता है हिरण्यनीय के? इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि आर्थिक महत्व के कारण इसको जाना जाता है। तो लिखेंगे आप आर्थिक महत्व के कारण, आर्थिक महत्व के कारण। ठीक, और क्या अन्य नाम है इसके? तो इस पे देखेंगे अब ऊणावती। ऊणावती क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यूं ऊनी वस्त्रों का यहाँ इस नदी के द्वारा व्यवसाय होता था। तो लिखेंगे आप ऊणावती।
कर्णावती हो गया। वजह के लिए चाहो तो ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे, सिंधु नदी द्वारा ऊनी वस्त्रों का व्यवसाय होने के कारण क्या लिखोगे, ऊनी वस्त्रों का व्यवसाय होने के कारण। तो आपको कारण भी स्पष्ट हो गया और नाम भी स्पष्ट हो गया। ठीक है, एक और बोला जाता है सुसोमा। सुसोमा क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक सुसोमा पर्वत है जहां से इस नदी का निकलने की बात कही जाती है। और लिख लें आप, सुसोमा पर्वत, सुसोमा पर्वत के निकलने के कारण, इस पर्वत से निकलती है इसलिए इसको एक नाम दे रहा। तो सिंधु नदी को 3 नामों से जाना जाता है, इसको भी आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ठीक, अब दूसरी सर्वाधिक प्रमुख रिवर कौन सी है, तो वो आपकी सरस्वती रिवर है। तो लिखेंगे आप दूसरी प्रमुख नदी कौन सी हो गई आपकी, सरस्वती। जितना हम आपको एग्जाम यहाँ दे रहे हैं कंटेंट वो पर्याप्त है, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सरस्वती, अब सरस्वती को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, तो आप इसको लिखेंगे किन किन नामों से जाना जाता है। नदीतमा, नदियों की माँ। देवीतमा, तो लिखेंगे आप नदीतमा, देवीतमा। ठीक, नदीतमा। इसके बाद माते माँ। और किन किन नामों से जाना जाता है, इनको आप कहा जाता है, पहले तो आप यही लिख लो, ये तो ज़्यादा फेमस हो गए। इसके अलावा भी आप लिखोगे, इसके अलावा इसको अग्रवती, इसके अलावा इसको अग्रवती भी कहा जाता है। अग्रवती, वीणा, बुद्धि, संगीत की देवी आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। तो आप लिख लो, संगीत हो गया, संगीत की देवी, वीणा, बुद्धि। ठीक है ना, ये सब क्या है, इनके नामों से इसको जाना जाता है। ये हो गए आपके नदियों के बारे में कुछ फैक्ट। अब हमें, ये तो हो गई कुछ क्या, भारत की नदियां, जैसे आपने जाना सिंधु और सरस्वती। अफगानिस्तान की भी 4 नदियां का उल्लेख मिलता है, जिनको हम यहाँ देखेंगे। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, उन 4 नदियों को रखा जाता है और देखा जाता है कि ये भारत की है या भारत के बाहर की है, कि अफगानिस्तान की है या अफगानिस्तान की निम्न में से कौन सी नदियाँ नहीं हैं। इसके बाद आप क्वेश्चंस लगाएं इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, तब आपसे बहुत आसानी से क्वेश्चंस बनना प्रारंभ हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, अफगानिस्तान की 4 नदियाँ जो इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान की 4 नदियाँ और उनके आधुनिक नाम, ये पूछा जाता है। ठीक, तो लिखेंगे पहली नदी कौन सी है, कुंभा। और यहाँ लिखेंगे आप आधुनिक नाम सबके, आधुनिक नाम। तो कुंभा का आधुनिक नाम क्या है, कुंभा का आधुनिक नाम जो है वो काबुल नदी है। तो लिखेंगे आप काबुल नदी। ठीक, ये तो हो गया आपकी पहली रिवर। दूसरी देखें आप, दूसरी रिवर है कुमू। ठीक है, इसका नाम क्या है आधुनिक नाम, इसका नाम है कुर्रम। आधुनिक नाम क्या है, कुर्रम नदी। ठीक, और कौन सी है, 4 नदियां हैं, चारों ही आपको याद रखना है। सुवास्तु, ठीक, आधुनिक नाम क्या है, स्वात है। ठीक, स्वात नदी। और एक लास्ट रिवर बची है आपकी गोमती, जिसको अभी क्या बोला जाता है, गोमल बोला जाता है। क्या बोला जा रहा है, गोमल। तो ये हो गई अफगानिस्तान की 4 रिवर जहां ऋग्वैदिक कालीन आर्य निवास करते थे। ठीक, इसका भी रख ले आप स्क्रीनशॉट। अब कुछ हम यहाँ के पर्वत देखेंगे कि ऋग्वैदिक, प्रश्न कैसा पूछता है कि ऋग्वैदिक काल के आर्यों को पर्वत की जानकारी थी, या हिमालय के पूर्वी भाग की जानकारी थी, कि पश्चिम भाग की जानकारी थी। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को
क्या मरुस्थल के बारे में जानकारी थी, समुद्र के बारे में जानकारी थी, तो कुछ तथ्य के रूप में आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इसको अगली हेडिंग क्या डालेंगे, ऋग्वैदिक कालीन या ऋग्वैदिक काल के पर्वत। ये तो हो गए, नदियां कंप्लीट हो गई आपकी। आप पूरे सीरीज हमारी प्लेलिस्ट पर है, आप उसको धीरे धीरे पढ़ें और नोट्स बनाने का प्रयास करें। कुछ आपको तथ्य कम मिल रहे हैं तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा एनसीईआरटी हो गया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई अन्य स्रोत भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु पैटर्न वही फॉलो करें। क्या लिखेंगे हम, ऋग्वैदिक कालीन या ऋग्वैदिक काल के पर्वत। ऋग्वैदिक काल के पर्वत, ये डालें आप सेटिंग। और लिखेंगे पश्चिमी हिमालय की जानकारी थी इन्हें, जिसे हिमवंत कहा जाता था। क्या लिखोगे, इन्हें पश्चिमी हिमालय, इन्हें पश्चिमी हिमालय की जानकारी थी, जिसे डबल इसमें लिख लें आप, हिमवंत कहा जाता था। ठीक, और यही चाहो नोट पे लिखोगे क्या अब एक चीज, इन्हें पूर्वी हिमालय की जानकारी नहीं थी। ठीक, तो ये हो गया हिमालय की बात। पश्चिमी हिमालय की क्यों कह रहा है, कुछ चोटियां हमें यहाँ मिली हैं जो वर्तमान में आज है, जैसे मुजबंद चोटी है, ये अफगानिस्तान की हिंदूकुश पर्वत के आपसे सोमरस मिलता था यहाँ, तो वो चोटी मिली है हमें यहाँ आपका अर्जोक, सायनावर्त, कुछ चोटियाँ मिली हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को पश्चिमी हिमालय के बारे में जानकारी थी। उसका नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो वो भी आपको लिखा दिए। पूर्वी हिमालय की जानकारी नहीं थी, ये आप भी जान लीजिए। और इनको किस किस की जानकारी थी, तो वो भी आप यही इसको लिखें। इन्हें मरुस्थल की जानकारी थी, मरुस्थल की जानकारी थी। अब मरुस्थल को वहां किस नाम से जाना जाता था, ये भी लिखें, धन्व। ठीक है, वहां पूछा, कई बार पूछा था कि शब्द धन्व शब्द किस के लिए जाना जाता है, पर्वत के लिए, समुद्र के लिए, तो आप लिखेंगे धन्व जो है मरुस्थल के लिए जाना जाता है। ठीक है, यानी इनको मरुस्थल के बारे में जानकारी थी, इसलिए हम इनको कहते हैं कि जो उत्तरी आपके राजस्थान इनका क्षेत्र आता था। इसके बाद समुद्र, समुद्र की भी क्या इनको थी, समुद्र की भी जानकारी थी। उसका एक स्पेशल नाम था, क्या, परावत, परावत। ठीक, तो ये ध्यान रखना, मरुस्थल को बोल रहे हैं धन्व और समुद्र को बोला है परावत। इन सब की जानकारी थी, यानी पश्चिमी हिमालय की जानकारी थी, मरुस्थल की जानकारी थी और समुद्र की जानकारी भी ऋग्वैदिक काल के लोगों को थी। और एक चाहो तो एक पॉइंट और आप यहाँ नोट में लिख सकते हैं, इन्हें गंगा यमुना की भी जानकारी थी। इन्हें गंगा और यमुना नदी की भी जानकारी थी। ठीक, ये हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में कुछ जाना। अब हमें इसके बारे में क्या क्या और पढ़ना है, हमें इनका सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन और हमें इनका क्या, आर्थिक जीवन को हमें पढ़ना है। और ये हम संभवतः 2 वीडियो में या 1 में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। 2 होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आराम से ही पढ़ाया जाएगा, 2 नहीं 3 बने। और इसके बाद हम उत्तर वैदिक काल को भी 2 या 3 वीडियो में उसके भी सामाजिक, आर्थिक और जीवन को हम पढ़ेंगे, ताकि वैदिक काल जब आप 2-4 वीडियो पढ़ लेंगे, उसको आप स्पीड बढ़ा के भी पढ़ सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। और जब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा वैदिक काल, तब हम इसको महाजनपद काल की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि आज हमारे कहीं जाना है, इसलिए क्लास छोटी है, आप इसको थोड़ा यहीं तक पढ़ें। कल हम पढ़ेंगे इसके सामाजिक धार्मिक जीवन। आज के लिए धन्यवाद।